राजस्थान पुजारी सेवक महासंघ कोटा ने संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। जिला अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने बताया कि कीर्ति वैष्णव और पवन वैष्णव के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। हमलावर को पुलिस संरक्षण प्राप्त है, वहीं पुलिस कोई कार्रवाई को अंजाम भी नहीं दे रही है। इस दौरान कीर्ति वैष्णव के साथ कई महिलाएं धरने पर बैठकर संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। खबर शिक्षा नगरी कोटा के मंडाना से है, जहां कलाल समाज में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए विकास मेवाड़ा, महामंत्री युवराज सुलालका सहित कई सदस्य निर्विरोध चुने गए। कलाल समाज युवा मोर्चा पूर्व अध्यक्ष चेतन पारेता ने बताया कि कोटा कलाल समाज में कार्यकारिणी के चुनाव 8 फरवरी को होने थे, जिसमें प्रत्याशी जोर शोर से लगे हुए थे, लेकिन अब केवल कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव बाकी है। जो विजय होने के बाद पदाधिकारी भगवान गणेश की और अर्जुन भगवान जी के दर्शन करने पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। रामगंज मंडी क्षेत्र के सुकेत पुलिस थाने द्वारा वांछित चल रहे प्रभुलाल बैरवा को दिल्ली के मंगोलीपुरी इलाके से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण सुजीत शंकर ने बताया कि आरोपी से पूछताछ व अनुसंधान जारी है। श्री देवनारायण भगवान के 1113वें जन्मोत्सव समारोह का आयोजन होगा। समारोह आगामी 3 फरवरी को जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई प्रदेशों के समाज के प्रमुख प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयोजन में समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। वहीं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर दौसा पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में सामाजिक समरसता कायम कर सनातन संस्कृति को बनाए रखने का संदेश देना है। के अंदर बहुत कार्यक्रम होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर जयपुर की राजधानी में ये भगवान श्री देवनारायण का 1113वां जो जन्मोत्सव है, इसको मनाने को लेकर लोगों में भारी उत्साह है और उसी क्रम में यहाँ आकर के हम लोग जो है सब लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। सामाजिक एकता को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक एकता बने। सनातन धर्म जो है जिस प्रकार से बिखरा हो रहा है, इसके अंदर हम चाहते हैं कि सनातन धर्म के अंदर जातीय विभेद दूर होकर के हिंदू धर्म के तमाम लोग एक साथ। किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष बलदेव महरिया के आह्वान पर दूदू विधानसभा क्षेत्र के तीनों पंचायत समिति दूदू, मौजमाबाद और फागी ग्राम पंचायत के विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव बंद रहे और मंडी भी सूनी पड़ी रही। बलदेव महरिया ने पत्रकारों को बताया कि किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के आह्वान पर आज दूदू विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव बंद है। हर किसान अपना काम छोड़कर शहर की तरफ नहीं गया। आज किसानों में वर्तमान सरकार, दूदू विधायक एवं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, लोकसभा सांसद, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को लेकर किसानों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। बाड़मेर में नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष अनंत राम विश्नोई का फलोदी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान शिवम रिसोर्ट में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता हनुमान राम ठेकेदार, भजनलाल विश्नाराम, भाजपा मंडल अध्यक्ष पूनमचंद खिलेरी, अशोक गोदारा सहित कई लोगों ने साफा और माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया। जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जयगढ़ किले में स्कल्पचर पार्क के 5वें संस्करण का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज परिवार सदस्य सवाई पद्मनाभ सिंह ने की। इसमें किला परिसर के विशाल प्रवेश द्वार पर विजयगढ़ी स्ट्रक्चर सबसे खास है। जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में यह नया स्थल प्राचीन होने के बावजूद एकदम न्यूनतम व सादगीपूर्ण सौंदर्य प्रदान करता है, जिसमें कलात्मक प्रदर्शन की नई व्याख्या के लिए उचित स्थान है। इसकी सह संस्थापक
नोएल कादर ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि जयपुर और समकालीन कला की दुनिया के लोगों को रूबरू कराना है। वहीं इसके साथ साथ ही आर्ट्स फाउंडेशन की संस्थापक अपराजिता जैन ने बताया कि हमारा मिशन है कि कला को अधिक से अधिक लोगों से जोड़ना है। बहुत ही ऐतिहासिक गढ़ है। जयगढ़ ने आमेर की और जयपुर शहर की सालों से सुरक्षा करी है। धुंधार की जो शान है, आन है, बान है, उसका एक अगर सिंबल आप कहें वो मेरी नज़र में जयगढ़ का किला है। तो आज हमें बहुत खुशी का हमारे लिए सबके लिए एक अवसर है कि हम जयगढ़ किले में जो कंटेम्प्रेरी आर्ट्स मूवमेंट चल रहा है आजकल, सवाई जयसिंह ने जब जयपुर बनाया था तो उस टाइम जयपुर का बना। खबर कोटा के मंडाना से है, जहां कलाल समाज में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए विकास मेवाड़ा, महामंत्री युवराज सुवालका सहित अन्य सदस्य निर्विरोध चुने गए। कलाल समाज युवा मोर्चा पूर्व अध्यक्ष चेतन पारेता ने बताया कि कोटा कलाल समाज में कार्यकारिणी के चुनाव 8 फरवरी को होने थे, जिनमें प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार में लगे हुए थे। अब केवल कोषाध्यक्ष के लिए आगामी 8 फरवरी को चुनाव होना है। विजयी होने पर पदाधिकारी भगवान गणेश जी और अर्जुन भगवान के दर्शन करने पहुंचे। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में सुंदरकांड पाठ और महाप्रसादी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग 2000 से अधिक चिकित्सक, शिक्षक, विद्यार्थी, अधिकारियों और कर्मचारियों ने पंगत प्रसादी प्राप्त की। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कर्मचारी संघ की ओर से आयोजित किया गया। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा, संस्थान के अधिकारियों, चिकित्सकों और कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने हनुमान जी महाराज की आरती की। महासचिव राहुल अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में सुंदरकांड पाठ और महाप्रसादी का आयोजन संस्थान के कर्मचारी संघ की ओर से हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया जाता है, जिसमें संस्थान में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का सहयोग होता है। जयपुर जैसा भीषण अग्निकांड अब अजमेर जिले में भी सामने आया है। अजमेर के किशनगढ़ में 2 ट्रेलरों में टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। आग की तेज लपटों ने देखते ही देखते दोनों वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद अग्निशमन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस भीषण हादसे में एक ड्राइवर जिंदा जल गया, वहीं दूसरे ट्रेलर के ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें किशनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि यह हादसा सिटी थाना क्षेत्र के नसीराबाद पुलिया के पास हुआ है। तो वहीं पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दो वाहनों का पहले आपस में टक्कर हुई और उसके पीछे 50 मीटर पीछे 2 और वाहनों की टक्कर की सूचना आई है। अभी तक एक कैजुअलिटी जो है। बांसवाड़ा पंचायत समिति की भापोर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को 16,000 की एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। बांसवाड़ा एसीबी के एसपी हरिकेश मीणा ने बताया कि भापोर पंचायत में ठेके पर काम कर रहे सुरक्षा गार्ड के 5 माह का वेतन बकाया था। वेतन बनाने के एवज में वहां के सचिव प्रभुलाल परागी ने 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, जिस पर दोनों में 20,000 रुपए देने पर सहमति बनी, जिस पर सचिव ने 4,000 रुपए पहले ले लिए, शेष 16,000 बाद में देने की बात हुई। इसकी पुष्टि होने के बाद एसीबी ने ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुरक्षा गार्ड के पुत्र से 16,000 की राशि लेते सचिव प्रभुलाल परागी को एसीबी ने रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। ग्राम विकास अधिकारी था, उसमें एक प्राइवेट संविदा पे लगा हुआ है, गार्ड की नौकरी करता है, तो उसका कुछ 5 महीने का वेतन पेंडिंग था। तो वेतन बनाने की एवज में ग्राम सेवक प्रभुलाल पारगी द्वारा टोटल 25,000 रुपये की मांग की थी पहले, फिर 20,000 में उनमें सौदा हुआ। तो परिवादी हमारे पास आया, हमने सत्यापन करवाया उच्चाधिकारियों के नॉलेज में डाल के, और उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार हमने उसको सत्यापित करवाया। जो भी शिकायत थी उनकी सत्यापन में सही पाया गया, 4,000 रुपये सत्यापन में मिले। बस्सी इलाके के बस्सी चक के पास एक बड़ा हादसा टल गया।
जब एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। ये कार अलवर से अजमेर की ओर जा रही थी और ओवरटेक के प्रयास में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। राजस्थान के सरपंचों की एक बैठक सरपंच संघ राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पलसानिया के आतिथ्य में संपन्न हुई। सरपंच संघ राजस्थान के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से हाल ही में जिन सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो गया था उन्हें प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके बाद राज्य के सरपंचों और वार्ड पंचों में खुशी की लहर है। इसी के तहत राजस्थान के नवनियुक्त प्रशासकों ने 4 फरवरी को जयपुर में पंचायती राज सशक्तिकरण और स्वागत समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत जयपुर में एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान भर से सरपंचों के जिला अध्यक्ष, प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कोटपुतली बहरौड जिले के बानसूर में एक निजी स्कूल संचालक अशोक राठी और उनके भाई रामनिवास राठी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि दोनों भाइयों ने एक ही जमीन को 2 अलग अलग लोगों को बेच दी और 2 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी की। पीड़ित मनोज कुमार यादव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। मामले की तहकीकात की जा रही है। अशोक राठी नाम के व्यक्ति ने मेरे से धोखाधड़ी की। उसने एक ही प्रॉपर्टी का 2 जगह बेचान कर रखा था, तो उसने धोखाधड़ी करके मेरे से 50 लाख रुपए ऐंठ लिए। मुझे बेचते टाइम उसने कहा कि किसी को भी मैंने इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच रखा है। जमाबंदी में कोई स्टे का रिमार्क भी नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चला कि उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे के नाम और एक तरीके से सरकारें इवेंट मैनेजमेंट करके और इस देश के लोगों को बांटने का काम कर रही हैं। आज आप देख सकते हो कि आज के जमाने में भी रील बनाने के लिए कुंभ में बीजेपी के नेता जा रहे हैं, भगदड़ मच रही है, वहां पर सरकारें व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही हैं, लोगों की मौत हो रही है, जान गंवानी पड़ रही है। हम सबके लिए गर्व का विषय है महाकुंभ, लेकिन व्यवस्थाएं करना सरकार का काम है। और ये जो वीआईपी प्रोटोकॉल मंत्री, मुख्यमंत्री बार बार जाकर के रीलें बना रहे हैं, इससे वहां पर अव्यवस्थाएं हो रही हैं। शायद शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि महाकुंभ जो है वो हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, हमारे सबके लिए गौरव का विषय है, लेकिन वहां पर जिस प्रकार से वीवीआईपी और वीआईपी कल्चर और सरकारों की व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण से आज सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई हैं, जान गंवानी पड़ी है। आज यहां पर राजस्थान के अंदर 12 महीने से कोई किसी तरीके का काम नहीं हो रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, खत्म करने का काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। कानून में 73वां संशोधन राजीव गांधी जी ने किया, 5 साल बाद में पंचायत राज के चुनाव होने चाहिए, चुनाव नहीं करवा रहे हैं। 6 महीने से ज्यादा कोई पद रिक्त नहीं रहना चाहिए। भरतपुर का जिला प्रमुख का चुनाव 3 बार कार्यक्रम जारी हो गया। 2014 माह से भी अधिक समय हो गए, चुनाव नहीं करवा रहे हैं। चुनाव आयोग, हमारा राज्य निर्वाचन आयोग वहां पर निकालता है, चुनाव का कार्यक्रम घोषित करता है और सरकार निरस्त कर देती है। उसके बाद में हाईकोर्ट में लोग गए, हाईकोर्ट ने कहा 60 दिन में कराइए।
उस 60 दिन के ऑर्डर के खिलाफ राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और वहां पर जाकर के और वापस स्टे लेके आगे साहब हमको सुना नहीं। आपको क्या सुने? 1.5 साल में एक भी मीटिंग नहीं हो पाई है, कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है और जिला कलेक्टर को प्रशासक लगा रखा है। मैं एक नमूना इसलिए बता रहा हूं कि ये संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतंत्र को कैसे कमजोर कर रहे हैं, एक इसका नमूना मात्र है। आप देख सकते हो कि ये भरतपुर के जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करवा सकती वो सरकार किस दिशा में चल रही है, क्या उसका कार्यक्रम है। बाकी सब चीजें विधानसभा आ रही है। जूली साहब के नेतृत्व में हम राजस्थान की विधानसभा में जितने भी विधायक हैं, वो सरकार की कमी खामियां, जनता को जो परेशानियां, जो जनता के मुद्दों की सुनवाई नहीं हो रही है, उन सब को लेकर के इस पर्ची सरकार को घेरने का काम करेंगे। इसको अपना आईना बताएंगे कि आप किस तरीके से झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हो। ये सारी चीजें हम करने जा रहे हैं। तो आज इस शहीद दिवस के ऊपर हमने संकल्प लिया है कि बापू के सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी इस देश को, प्रदेश को मजबूत बनाएगी। 36 कौमों के साथ लेकर के भाईचारे को और ज्यादा प्यार कैसे, मोहब्बत कैसे बढ़े, इस दिशा में काम करेगी। और जो जनता को परेशानियां हो रही हैं, जो जनता के खिलाफ जो काम इन सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं, जो प्रताड़ित किया जा रहा है, अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में हम उनका विरोध करेंगे और जनता के साथ कंधे से कंधे मिला करके इनको अपना आईना दिखाने का काम करेंगे। सर, राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा है कि डोटासरा जी को भी आरएसएस और बीजेपी उनको सपने में भी अभी दिखाई दे। वो सपने में तो उनको भी दिख रहा होगा कि बीजेपी आरएसएस ने आपके साथ क्या किया। वो तो खुद ही जनता दल से, पता नहीं कौन कौन से दल से आए थे, मुझे पता नहीं, पहले बीजेपी में नहीं थे, फिर भरू सिंह जी लेकर के आए, फिर वसुंधरा जी ने उनको आगे बढ़ाया और फिर शायद वसुंधरा जी के खिलाफ ही वो हो गए। तो फिर उनके साथ में जो बीजेपी ने किया वो आप देख ही रहे हो। अभी उनको नहीं बोलना चाहिए, उनके दिन अच्छे नहीं हैं, नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा, मेरे बड़े भाई हैं। हमने राजस्थान की विधानसभा में उनसे जो पार्लियामेंट्री जो उनकी कला है उसको हमने सीखने का प्रयास किया है। उनकी विचारधारा तो हम नहीं अपना सकते, लेकिन काफी कुछ अच्छाइयां भी हैं, लेकिन अभी उनके दिन ठीक नहीं है। उनको मैं सलाह दूंगा कि अभी तलवार को म्यान में ही रखें तो उनके लिए ठीक रहेगा। सर, 3 तारीख से सभी सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार के लिए शिक्षा मंत्री जी ने कहा। अब ये शिक्षा मंत्री वाला जो विषय है ना, ये तो राजस्थान की विधानसभा आ रही है, उसी में छोड़ो। ये जूली साहब जो निर्देश देंगे उस हिसाब से काम करेंगे। इनको पढ़ाने से मतलब ही नहीं है, इनको शिक्षा की बात करने से मतलब नहीं, पंचायत राज की बात करने से मतलब नहीं। उनका अपना आरएसएस का एजेंडा है, उसको पूरा कर रहे हैं। इससे वो स्वयं को तो एक्सपोज कर ही कर रहे हैं, बेवजह आरएसएस को भी एक्सपोज कर रहे हैं। क्या कराएं क्या नहीं कराएं, वो जो शिक्षा के बारे में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन कैसे दे सकें, बच्चे कैसे अच्छी सीख सकें, वो चीजें उनको करनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि वो शिक्षा मंत्री का दायित्व ठीक ढंग से निभा पाएंगे। इसलिए उनके लिए बोलने के लिए तो सभी उत्साहित हैं, उत्सुक हैं और ऊर्जा के साथ राजस्थान की विधानसभा में बोलेंगे। राहुल गांधी जी ने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार की मूर्त बताया, तो फिर क्या गलत बता दिया? आप क्या कहेंगे? तो इसमें क्या बात है? राहुल गांधी जी कह रहा है, वही हमारा स्टैंड है सबका, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का वही स्टैंड है। सर, आपके विधानसभा में नहीं आ रहे हैं किरोड़ी जी उनके साथ गलत कर रहे हैं। दौसा में गलत किया, एसआई भर्ती में गलत किया, अभी डिपार्टमेंटों में गलत किया। अब वो कब बम फूटता है देखते हैं। वो आदमी देखो झुकने वाला तो नहीं है, ये तो मैं कह सकता हूं। झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं किरोड़ी जी, ये मैं जानता हूं उनको। वसुंधरा जी के सामने हमने देखा उनके तेवर। अब भजनलाल जी तो चीज ही क्या है, जब वसुंधरा जी को उन्होंने नहीं बख्शा तो देखते हैं कब क्या होता है।
लगता क्या भाई साहब, ये तो प्रमाणित ही हो गया। उन्हीं को पूछ लो अलग से। वो मीडिया के सामने तो अभी अमित शाह जी जब मिल के आए हैं तो कोई दिए बात हुई होगी, उनकी नहीं कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके साथ बीजेपी ज्यादती कर रही है। एक भाई हमारे जो बड़े भाई हैं उनके लिए भी मैंने बताया, उनके साथ भी ज्यादती कर रही है। हार जीत चलती रहती है। अब मंत्रालय के टुकड़े टुकड़े कर दिया, वहां तक तो ठीक था, बाकी सम्मान तो होना ही चाहिए। वरिष्ठ नेता है, कोई भी किसी भी पार्टी का है। हम दूसरी पार्टी के लोग भी इन लोगों का, राजेंद्र जी राठौड़ साहब है, किरोड़ी लाल जी है, इनका सम्मान करते हैं व्यक्तिगत रूप से, और बीजेपी के लोग नहीं करते। वसुंधरा जी का हम सम्मान करते हैं व्यक्तिगत रूप से, 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, लेकिन ये लोग नहीं करते। ये इनकी, क्योंकि इनकी तो पर्ची आती है कि इसका सम्मान करना है तो करना, नहीं करना नहीं करना। हाँ, कह रहे हैं बाड़मेर में भी एक पर्ची खोल के आए थे मदन दिलावर जी। अब भाई साहब ये तो पर्चियों वाला खेल तो हो गया इनका। पर्ची सरकार तो है ही है, इसमें तो अब कोई वो खुद ही करने लग गए। लेकिन बात यह है कि जनता के मुद्दों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, जनता के कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे हैं, एक भी योजना ये ला नहीं पाए हैं। केवल भ्रमित करना, कांग्रेस को गाली देना, कांग्रेस के नेताओं को गाली देना, पंचायत राज को, नगर निकाय को, इनको सबको कमजोर करना, लोकतंत्र को कमजोर करना, ये इनकी आदत में शुमार हो गया और इनके एजेंडे में है। क्योंकि ये महात्मा गांधी जी की विचारधारा को नहीं मानने वाले नहीं हैं। ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले हैं। ये अंग्रेजों ने फूट डालो, राज करो, अपने में से ही कोई निकल रहा है उसको कमजोर करो और अपना स्थान सुरक्षित रखो। ये इस तरीके की जो चल रही है राजस्थान में, ये राजस्थान के लिए भी ठीक नहीं है, राजस्थान की जनता के लिए भी ठीक नहीं है और लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। सर, विधानसभा के अंदर तो आप योगी जी देखेंगे, लेकिन बाहर संगठन के रूप में क्या कुछ बड़े आंदोलन सरकार के खिलाफ विधानसभा के सत्र के दौरान करने की कोई योजना बनी? कर ही रहे साहब। मुद्दे देखिए बहुत हैं, इसलिए आज इस पे चर्चा नहीं की जाएगी। मैं चाहूंगा कि जूली साहब विधानसभा में क्या हमें निर्देश देंगे, उस हिसाब से हम विधानसभा में भी करेंगे। और संगठन तो अपना काम कर ही रहा, करेगा ही करेगा। जो पूरे देश में जय बापू, जय भीम, जय संविधान जो कार्यक्रम चल रहा है हमारा, तो मैं समझता हूं कि ये अपने आप में इतना बड़ा कार्यक्रम है कि बापू की विचारधारा, बाबा साहब का मान सम्मान जो अपमान ये लोग कर रहे हैं, और संविधान को तोड़ मरोड़ करके, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को कमजोर कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसके तहत हम सब लोग प्रदेश में, देश में, जिलों में, ब्लॉक में, सब जगह जाएंगे और जनता को बताएंगे। जूली साहब से आग्रह करूंगा कि वो बात। आज गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर सर्वधर्म समभाव का संदेश देते हुए गोष्ठी हुई। गांधी जी को याद किया और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, जिस गांधी जी की पूजा आज पूरी दुनिया में हो रही है, उनका लोहा पूरी दुनिया ने माना। सत्य, अहिंसा, ग्राम स्वराज की बात करने वाले, गरीब को गले लगाने वाले गांधी जी के बारे में बीजेपी बात तो करती है, लेकिन साथ देती है गोडसे की विचारधारा का। आज ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि मुंह में राम और बगल में छुरी की जो एक कहावत है, अगर वो कहीं चरितार्थ होती है तो बीजेपी के द्वारा चरितार्थ की जा रही है। आज जितनी भी 11 साल मोदी जी को होने को आ रही है और यहाँ 1 साल भजनलाल जी को हो रही है, इन वर्षों में क्या गरीब के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए, महिलाओं के लिए सरकारों ने कोई निर्णय लिए हैं, या कि सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करके सत्ता पे आसीन हो गए और रोजाना जनता पे टैक्स लगाकर, गुमराह कर बयानबाजी कर अपने जो नीति है उनको ही स्थापित करना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा
आज बापू को हम याद कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सही मायने में बापू के सिद्धांत को मानती है, उन पे चलना चाहती है, तो उनको जीवनी को पढ़कर उसके आधार पर योजनाएं बनाएं और राजस्थान की जनता के लिए और भारत की जनता के लिए काम करें। श्री देवनारायण भगवान के 1113वें जन उत्सव समारोह का आयोजन होगा। समारोह आगामी 3 फरवरी को राजधानी जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई प्रदेशों के समाज के प्रमुख प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयोजन में समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, तो वहीं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर दौसा पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में सामाजिक समरसता कायम कर सनातन संस्कृति को बनाए रखने का संदेश देना है। गांव के अंदर बहुत कार्यक्रम होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर जयपुर की राजधानी में ये भगवान श्री देवनारायण का 1113वां जो जन्मोत्सव है, इसको मनाने को लेकर लोगों में भारी उत्साह है और उसी क्रम में यहाँ आकर के हम लोग जो है सब लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। सामाजिक एकता को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक एकता बने। सनातन धर्म जो है जिस प्रकार से बिखराव हो रहा है, इसके अंदर हम चाहते हैं कि सनातन धर्म के अंदर जातीय विभेद दूर होकर के हिंदू धर्म के तमाम लोग एक साथ मिलकर के काम करें। दिल्ली में चुनाव अपने पूरे ज्वार पर है और उसके साथ ही चुनाव के हर किरदार का असली चेहरा भी उभर कर सामने आ रहा है। आज हम आपके समक्ष दो पार्टियों के सर्वोच्च नेताओं के वक्तव्यों को रखना चाहेंगे। एक भारत की सबसे पुरानी धुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसके अघोषित मुखिया, मतलब वहां अध्यक्ष कोई और है परंतु असली जो नेता हैं वो राहुल गांधी जी ने आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले के बारे में यह वक्तव्य दिया है कि शराब घोटाला एक विधिवत खुलेआम भ्रष्टाचार का प्रतीक था और केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, यह राहुल गांधी जी ने कहा है और कहा इसके बाद भी वो अपने को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। दूसरा वक्तव्य है भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली पार्टी के असली सीएम, क्योंकि वो वहां जो बैठे हैं सीएम जो बैठी हैं वो तो कहते हैं कि असली कोई और है, तो जैसे वहां अध्यक्ष कोई और है और असली नेता कोई और है, यहां भी सीएम कोई और है और तथाकथित असली सीएम कोई और है। उन्होंने पलटकर कांग्रेस पार्टी के लिए कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस जो ओपन एंड शट केस है, केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है कि नेशनल हेराल्ड केस जो ओपन एंड शट केस है उसमें आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और हमको कह रहे हैं। मैंने यह दो वक्तव्य आपके सामने इसलिए रखे कि ये दोनों घोटाले, शराब का घोटाला और नेशनल हेराल्ड का घोटाला, ये भारत की राजनीति के सबसे अलग प्रकार के दो घोटाले हैं। शराब का घोटाला इस दृष्टि से बहुत विचित्र है कि भारत की राजनीति में कोई आपने ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा कि कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई हो और उसके बाद विड्रॉ कर ली हो और विड्रॉ करने के बाद भी कहा हो कि नहीं ये अच्छी है और मीडिया में आकर उसको डिफेंड किया हो। ऐसा आपको कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा जो केजरीवाल सरकार के द्वारा किए गए शराब घोटाले में आपको देखने को मिलेगा। आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं, कोई ध्यान आए तो मुझे ऐसा बताइएगा। नेशनल हेराल्ड का केस यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किसी पार्टी ने अपनी ही पार्टी के संस्थान में घोटाला कर लिया हो और 90 करोड़ की देनदारी में सैकड़ों करोड़ और कुछ हजार करोड़ की संपत्ति रखने वाली कंपनी बिक गई हो, ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दोनों एक और मामले में अलग है, दोनों में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस अक्टूबर 2013 में शुरू हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई और उसके आधार पर शराब घोटाले का पहला आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था। तो अब बहुत साफ है कि इस तथाकथित कट्टर ईमानदार का असली किरदार
कितना दागदार है, ये उनके पुराने साझीदार के मुंह से खुद सुनाई पड़ रहा है। अब एक बात दिल्ली की जनता के सामने बहुत साफ है कि ये दोनों ही पार्टियां झूठ बोलती हैं। मात्र 6 महीने पहले ये एक दूसरे को क्लीन चिट दे रहे थे और अब एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड पर झूठ बोल रही थी, आम आदमी पार्टी शराब घोटाले पर झूठ बोल रही थी। और अभी तो मैं यह भी पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन तो है, क्योंकि कोई औपचारिक घोषणा तो हुई नहीं कि इंडी गठबंधन समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये अभी उस लूज कोलिशन में शामिल है। तो इनके झूठ का राजनीतिक पर्दाफाश हो चुका है। परंतु आपने देखा कि राजनीति को जिस निचले और छिछले स्तर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के तथाकथित असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पहुंचाया है, जब उन्होंने जमुना जी के पानी के बारे में अपनी जहरीली बानी बोली थी। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से उनसे साफ साफ कहा है कि इसका सबूत दीजिए और कैसे आपने रोका था यह साफ करिए, इससे एक और बात साफ हो गई कि उनका झूठ नैतिक दृष्टि से तो गलत था ही, उनके पुराने साझीदार के बयान के हिसाब से राजनीतिक दृष्टि से तो गलत था ही, अब संवैधानिक दृष्टि से भी उनका झूठ उजागर हो गया है। यानी अब राजनीतिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से आम आदमी पार्टी का झूठ पूरी तरीके से उजागर हो गया है। इसलिए अब मुझे लगता है दिल्ली की जनता को बहुत साफ साफ समझ में आ गया है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे ये दल सिर्फ एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, एक दूसरे के सच को झूठ का मुलम्मा लगाकर छुपाने के लिए आए थे और अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के इस सवाल के बाद तो केजरीवाल जी के लिए माफी भी छोटी चीज है और दिल्ली की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। परंतु इन दोनों भ्रष्टाचारी दलों ने एक दूसरे के भ्रष्टाचार को जिस हिसाब से उजागर किया है, उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, ये दोनों दलों के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए जो अपने को बहुत कट्टर ईमानदार कहते थे वो झूठे साबित हो रहे हैं, संवैधानिक दृष्टि से भी झूठे साबित हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी अपने ही पुराने साथी के साथ झूठी साबित हो रही है। तो मैं ये पंक्ति कहना चाहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। तो जो झूठ का कच्चा रंग उन्होंने चढ़ा के रखा हुआ था वह पूरी तरीके से उभर कर सामने आ गया है। और यह बात तथ्यों के आधार पर भी बहुत साफ स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रही है कि यमुना जी की सफाई के लिए जिस प्रकार के फंड्स अवेलेबल थे उन फंड्स का यूज नहीं किया गया, अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए दुष्प्रचार किया गया और इतने छिछले स्तर के झूठ का प्रयोग किया गया जो शायद भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने भी भारत पे आरोप नहीं लगाए कि हमने उनकी नदियों में जहर मिला दिया है, मगर ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों ने देश के अंदर एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में इस प्रकार का आरोप लगाने का जो काम किया है, मेरे विचार से दिल्ली की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान के ऊपर भी इस बात का पूरा प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए इस सफाई के मद में दिए थे और उसको उपयोग न करके दुष्प्रचार करने के द्वारा जो वो भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है दिल्ली की प्रबुद्ध जनता उसे भली भांति समझती है। और यह बात अब सिर्फ पानी की नहीं रह गई है। पानी का एक अर्थ होता ना जल, पीने वाला पानी, और दूसरा होता पानी मतलब आपका मान सम्मान, योर प्राइड एंड प्रेस्टीज। तो मुझे लगता है अब दिल्ली की जनता के पानी पे बात आ गई है, यानी पीने वाला पानी और मान सम्मान की। क्या वो इतना किसी को नासमझ समझते हैं? तो मैं दिल्ली की जनता से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून।
तो अब दिल्ली को अपने पानी की रक्षा करनी है और इन जहरीली बानी बोलने वालों को करारा जवाब 5 तारीख को देना है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी से कि वो इस विषय पर आगे आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद सुधांशु जी। दोस्तों, अभी विस्तार से सुधांशु जी ने दोनों दलों का चरित्र बताया है। मैं अभी बात कर ही रहा था, जब मैंने कहा जब इतना खुल ही रहे हैं तो दोनों को थोड़ा और खुलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने जहां से राजनीति शुरू की थी, उन भ्रष्टाचार के केसेस को भी आज उठाना चाहिए। वो शीला दीक्षित के 22 AC की बात करनी चाहिए, कॉमनवेल्थ घोटाले की बात करनी चाहिए, जिससे उन्होंने अपनी राजनीति को परवान चढ़ाया, और थोड़ा सा खुलते तो और जीजा जी पे भी बात कर सकते थे, जब भ्रष्टाचार की बात कर ही रहे हैं। और कांग्रेस भी जाने क्यों संकोच कर रही है कि खाली शराब और शीशमहल बोल के राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के घोटालों की तो फेरिस्त बहुत लंबी है। जल बोर्ड का 73,000 करोड़ रुपया पता नहीं कहां गया, शिक्षा के नाम पर 1300 करोड़ का घोटाला, पैनिक बटन के नाम पे 500 करोड़ का घोटाला, स्वास्थ्य के नाम पे अस्पतालों में नकली दवाइयां, मोहल्ला क्लिनिक के 65,000 फर्जी टेस्ट, ये सब भी राहुल गांधी को याद दिलाने चाहिए। लेकिन दोनों अपनी अपनी सुविधा की राजनीति खेल रहे हैं, और दिल्ली की जनता इस बात को स्पष्ट रूप से समझती है कि दोनों दल एक ही भ्रष्ट सिक्के के दो पहलू हैं, जो शाम होते होते गले भी लग जाए तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। और दिल्ली की जनता समझदार है, वो जानती है कि पिछले 26-27 सालों में दिल्ली को लूटने का काम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर किया है। और 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए मैं विशेष रूप से जनता से अपील करता हूं कि अब इन भ्रष्टाचारी दलों से निजात पानी जरूरी है, क्योंकि दिल्ली को विकास चाहिए। दिल्ली को एक ऐसी दिल्ली बनाना है जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व उसको बढ़ाने का काम करेगा, जहां पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री को हम लगातार विकास करते हुए देख रहे हैं, तो दिल्ली उससे अछूती क्यों रहे। दिल्ली में विकास के काम रोकने वालों को अब दिल्ली से बाहर करने का समय आ गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता अपना वर्डिक्ट 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार के पक्ष में सुनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? देखिए, चूंकि इस समय समस्त व्यवस्थाएं और प्रशासनिक आदेश चुनाव आयोग के अधीन हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि चुनाव आयोग इन सभी चीजों पर संज्ञान लेकर सतर्कता और प्रभावकता के साथ कार्य करेगा। और जो जो लोग दोषी हैं, क्योंकि बहुत स्वाभाविक सी बात दिखाई पड़ रही है कि पंजाब की गाड़ियों को दिल्ली में होना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, पर अचानक पंजाब सरकार की इतनी गाड़ियां, तो कौन से ऐसे सरकारी काम यहां पर हो गए हैं, और खासकर तब जब चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और जब बजट का सत्र भी चल रहा है यहां भी, और अधिकांश राज्य विधानसभाओं में होने वाला है, और फिर उनमें से इस प्रकार की संदिग्ध चीजें बरामद होना आम आदमी पार्टी के पूरे चुनावी अभियान को बहुत गहरे संदेह के कटघरे में खड़ा करता है। देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने जिस प्रकार का ओछा बयान दिया था
अब वो कितना भी प्रयास कर लें उसका समाधान निकलने वाला नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल क्या कहा अपने वक्तव्य में? आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा से कोई जान के जहर मुझा पानी दिया जा रहा था? क्या दिल्ली में और कोई नहीं रहता है आम आदमी पार्टी समर्थकों के अलावा? अरे साहब, लोकसभा में 56% वोट हमें मिला है, पूरी केंद्र सरकार यहां रहती है, और कुछ किलोमीटर दिल्ली के बाद सीधे जमुना जी उत्तर प्रदेश में जाती है। मुझे लगता है पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का यह बयान अगर अनपढ़ होते तो हम ये मान सकते थे कि शायद नासमझी में या जानकारी न होने पे कर दिया है। अब साफ समझ में आता है कि यह बहुत शरारतपूर्ण दिया गया बयान है, और वो कितना भी प्रयास कर लें अब इससे वो बच नहीं सकते। और मुझे लगता है कि वो तो पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं। ये नदी की सफाई करना चुनाव आयोग का काम कब से हो गया, जो चुनाव आयोग से उस बात के लिए गुजारिश कर रहे हैं? इससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनकी राजनीति का एक ही आधार है, झूठ और भ्रम। देखिए, ये प्रॉब्लम यह है कि अरविंद केजरीवाल जी के कभी भी किसी वक्तव्य में कोई फैक्ट नहीं होता है, और अगर उनके दावे चुनाव आयोग की चौखट पर औंधे मुंह गिरे हैं तो इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर भी औंधे मुंह गिर चुके हैं। श्री अरुण जेटली और श्री नितिन गडकरी जी के बारे में जो उन्होंने अनर्गल और ओछे आरोप लगाए थे उसके लिए वो माफी तक मांग चुके हैं। तो मुझे लगता है यह आम आदमी पार्टी की फितरत बन चुकी है। और वैसे भी हमें इसलिए भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि इन लोगों को जहां से संसाधन मिलते हैं, जहां से सूचनाएं मिलती हैं, वो भी बहुत संदिग्ध है। कैसे? मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं, संसद के हर सत्र से पहले कुछ सोरस सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आते थे और यहां बवाल होने लगता था। अब तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को तो आप तथ्य नहीं दे पाए, ये जो आपने पैनिक क्रिएट करने का प्रयास किया, इसमें कोई सोरस सीक्रेट सर्विस के सिग्नल का रोल तो नहीं है? उन्हें आकर इस बारे में सफाई देनी चाहिए कि वो उन्होंने किस सूचना के आधार पर कहा और किन षड्यंत्रकारी शक्तियों के इशारे के ऊपर कहा, या ये उनके दिल की खुद की एक षड्यंत्र की उपज थी। आज दिल्ली की जनता इसका जवाब चाहती है। रेलेवेंट कितनी आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव उनका समर्थन कर रहे हैं। वैसे समाजवादी पार्टी का कितना प्रभाव है आप सभी को भली भांति पता है। वैसे क्रिकेट में एक जमाने में 12th मैन होता था ना मैच में, तो वो उस ढंग से है। मगर आपने एक बात नहीं ध्यान दिया, उनको एक और नया साझीदार मिल गया आम आदमी पार्टी को, मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जिन्होंने कहा है कि ये सेकुलर आपको वोट करना है। ये कौन है मौलाना बदरुद्दीन अजमल? ये AIUDF के अध्यक्ष हैं। AIUDF कौन है? असम की वो पार्टी जिसके बारे में यह प्रचलित धारणा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पार्टी है। इसीलिए इनका प्रभाव क्षेत्र क्या है? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज के वो पूर्वोत्तर के इलाके जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए सबसे ज्यादा संख्या में हैं। अब उसका भी सहयोग मिल ही गया है, और उन्होंने इसका मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अखिलेश यादव का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा सेकुलर आप और अखिलेश यादव जी का समर्थन करना है। मुझे लगता है कि अब दिल्ली की जनता में किसी भी प्रकार का कोई शक, कोई शुबह बाकी नहीं रह गया होगा कि कौन किस प्रकार की शक्तियों से संचालित होकर देश को कमजोर करना चाह रहा है और कौन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। केशवराय पाटन थाने के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 3 किलो 291 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया और साथ ही 2 आरोपी यानी शिवराज सैनी और कृष्ण कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में CI हंसराज मीणा ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर गांजा की खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ जारी है।
टिकरिया पेट्रोल पंप स्थित निजी रेस्टोरेंट पर भाजपा के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का स्वागत भव्य तरीके से किया गया। यह स्वागत टिकरिया सरपंच राज सिंह चौधरी के नेतृत्व में आयोजित हुआ। तो वहीं सरपंच राज सिंह चौधरी ने बताया कि भाजपा के जिला अध्यक्ष नंदलाल सुमन सहित नवनियुक्त अंता मंडल अध्यक्ष रोहित नंदवाना, देहात मंडल प्रतिनिधि बजरंगलाल धाकड़ और पालिका अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल का साथ ही भाजपा नेताओं का मुंह मीठा कराकर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष नंदलाल सुमन, अंता नगर पालिका अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल, पार्षद राधेश्याम सिंगोड़िया, लक्ष्मण चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। बाड़मेर जिले के नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष अनंतनाम रिश्नोई का फलौदी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान शिवम रिसोर्ट में भव्य स्वागत समारोह भी आयोजित किया गया था। तो आपको बता दें, इस अवसर पर भाजपा नेता हनुमान राम, ठेकेदार भजनलाल, विनाशाराम, भाजपा मंडल अध्यक्ष पूनम चंद खिलेरी, अशोक गोदारा सहित लोगों ने साफा और माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। बीकानेर में 6 महीनों के लिए सस्पेंड हुआ फिटनेस सेंटर दोबारा से शुरू हुआ। परिवहन विभाग ने राज्य के आधे दर्जन से ज्यादा वाहन फिटनेस सेंटरों पर अनियमितता के चलते कार्रवाई कर उन्हें 6 महीनों के लिए पिछले पखवाड़े सस्पेंड कर दिया था। इस सभी पर बिना बस, गाड़ी, ट्रक लाए बिना फिटनेस जांचे फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने का आरोप लगा था। बीकानेर जिले के 2 फिटनेस केंद्र सस्पेंड किए गए, जिनमें बीकानेर जिले के खारा गांव के बालाजी फिटनेस सेंटर पर बिना गाड़ी के एक ही महीने में 1000 गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया। जांच के बाद बालाजी फिटनेस सेंटर को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं जयपुर रोड पर स्थित फ्रीडम फिटनेस सेंटर के पास भी रिन्यूअल नहीं होने के चलते उसे भी सस्पेंड कर दिया गया। फिटनेस सेंटर जो बीकानेर में प्राइवेट सेंटर है, गवर्नमेंट से अनुबंधित इनको दिया हुआ है। इनको पिछले काफ़ी टाइम से ये फिटनेस सेंटर वाले बिना गाड़ी और धांधलेबाजी से फिटनेस करके और चौथ वसूली कर रहे हैं। उसके उनकी शिकायत के तहत पर सरकार ने, राजस्थान सरकार ने 2 फिटनेस सेंटरों को निरस्त किया 6 माह के लिए। बीकानेर में 6 फिटनेस सेंटर संचालित हो रहे थे, जिसमें से गवर्नमेंट ने अभी एक्शन लेते हुए 2 बीकानेर के फिटनेस सेंटरों पर को जांच के नाम पर आईडी बंद कर दी गई है। केशोराय पाटन थाने के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम की ओर से मादक पदार्थ की रोकथाम हेतु कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 3 किलो 291 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया और 2 आरोपी शिवराज सैनी और कृष्ण कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। सीआई हंसराज मीणा ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर गांजा की खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ जारी है। टिकरिया पेट्रोल पंप स्थित निजी रेस्टोरेंट पर भाजपा के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का स्वागत किया गया। ये स्वागत टिकरिया सरपंच राज सिंह चौधरी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। सरपंच राज सिंह चौधरी ने बताया कि भाजपा के जिला अध्यक्ष नंदलाल सुमन सहित नवनियुक्त अंता मंडल अध्यक्ष रोहित नंदवाना, देहात मंडल प्रतिनिधि बजरंगलाल धाकड़ और पालिका अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल और भाजपा नेताओं का मुंह मीठा कराकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष नंदलाल सुमन, अंता नगर पालिका अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल, पार्षद राधेश्याम सिंगोड़िया, लक्ष्मण चौधरी सहित लोग मौजूद रहे। राजस्थान पुजारी सेवक महासंघ कोटा ने संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें, जिला अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने बताया कि कीर्ति वैष्णव, पवन वैष्णव के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और हमलावर को पुलिस संरक्षण प्राप्त कर रही है। वहीं पुलिस कोई कार्रवाई को भी अंजाम नहीं दे रही। इस दौरान कीर्ति वैष्णव के साथ कई महिलाएं धरने पर बैठकर संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर भूख हड़ताल पर बैठी है।
खबर शिक्षा नगरी कोटा के मंडाना से है, जहां कलाल समाज में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए विकास मेवाड़ा, महामंत्री युवराज सुवालका सहित अन्य सदस्य निर्विरोध चुने गए। कलाल समाज युवा मोर्चा पूर्व अध्यक्ष चेतन पारेता ने बताया कि कोटा कलाल समाज में कार्यकारिणी के चुनाव 8 फरवरी को होने थे, जिसमें प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार में लगे हुए थे। अब केवल कोषाध्यक्ष के लिए आगामी 8 फरवरी को चुनाव होना है। विजय होने के बाद पदाधिकारी भगवान गणेश जी और अर्जुन भगवान जी के दर्शन करने पहुंचे तथा उनसे आशीर्वाद लिया। जयपुर जैसे भीषण अग्निकांड अब अजमेर जिले से सामने आए हैं। आपको बता दें, अजमेर के किशनगढ़ में 2 ट्रोलों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। आग के तेज लपटों ने देखते ही देखते दोनों वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर अग्निशमन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस भीषण हादसे में एक ड्राइवर के जिंदा जलने की भी खबर है, तो वहीं दूसरे ट्रेलर के ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें किशनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि यह हादसा सिटी थाना क्षेत्र में नसीराबाद पुलिया के पास हुआ। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी है। बांसवाड़ा पंचायत समिति की भापोर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को 16,000 की एसीपी ने रिश्वत लेते रंगे हाथ ट्रैप किया है। बांसवाड़ा एसीपी के एसपी हरिकेश मीणा ने बताया कि भापोर पंचायत में ठेके पर काम कर रहे सुरक्षा गार्ड के 5 माह का वेतन बकाया था। वेतन बनाने के एवज में वहां के सचिव प्रभुलाल पारगी ने 25,000 रुपए की मांग की थी, जिस पर दोनों में 20,000 रुपए देने की स्वीकृति बन चुकी थी। आपको बता दें, इस पर सचिव ने 4,000 रुपए पहले ही ले लिए थे, शेष 16,000 बाद में देने की बात हुई थी। इसकी पुष्टि होने पर एसीपी ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए सुरक्षा गार्ड के पुत्र से 16,000 की राशि लेते सचिव प्रभुलाल पारगी को एसीपी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। ग्राम विकास अधिकारी था, उसमें एक प्राइवेट संविदा पे लगा हुआ है, गार्ड की नौकरी करता है, तो उसका कुछ 5 महीने का वेतन पेंडिंग था। तो वेतन बनाने की एवज में ग्राम सेवक प्रभुलाल पारगी द्वारा टोटल 25,000 रुपये की मांग की थी पहले, फिर 20,000 में उनमें सौदा हुआ। तो परिवादी हमारे पास आया, हमने सत्यापन करवाया उच्चाधिकारियों के नॉलेज में डाल के, और उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार हमने उसको सत्यापित करवाया जो भी शिकायत थी उनकी। बस्सी इलाके के बस्सी चक के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। ये कार अलवर से अजमेर की ओर जा रही थी और ओवरटेक के प्रयास से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। कस्बा लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में अचानक मौसम का मिजाज बदला नजर आया। एक सप्ताह से अधिक समय तक मौसम साफ रहने के बाद अलसुबह घना कोहरा छाया नजर आया। सड़कों पर ओस की परत जमने और गीली सतह के कारण फिसलन बढ़ चुकी है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है। इससे यात्रियों को ठंड में इंतजार करना पड़ रहा है, तो बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर आवाजाही कम हो गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। राजस्थान के सरपंचों की एक बैठक सरपंच संघ राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल की अध्यक्षता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पलसानिया के नेतृत्व में संपन्न की गई। आपको बता दें, सरपंच संघ राजस्थान के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से हाल ही में इन सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो गया था। उन्हें प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। उसके बाद राज्य के सरपंचों और वार्ड पंचों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसी के तहत राजस्थान में नवनियुक्त प्रशासकों ने 4 फरवरी को जयपुर में पंचायती राज सशक्तिकरण और स्वागत समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, इसी के तहत जयपुर में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें राजस्थान भर से सरपंचों के जिला अध्यक्ष और प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।